हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, तो मित्रों कैसे हैं आप सब? मास्टर जी ने कल आपको क्या पढ़ाया था? सर कल मास्टर जी ने आपके साथ स्टार्ट करे थे स्टैंडर्ड्स। एंड स्टैंडर्ड्स में हमने कहा सबसे पहले तो हमारा मेन स्टैंडर्ड जो है उसको लेके बात हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी, जिसका नाम है SQC1। सर SQC1 किसकी बात करता है? क्वालिटी कंट्रोल की। क्वालिटी कंट्रोल किसके लिए? क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू। दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू। मैंने कहा ऑडिट एंड रिव्यू किसका? ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट एंड रिव्यू करते हैं, प्लस बाकी और जो अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट होती है, ये सारे काम ये फर्म करती है। इन फर्म्स को कैसी क्वालिटी मेंटेन करनी है, इसके बारे में SQC1 ने कहा था। SQC1 ने कहा था आपके पास प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होने चाहिए, प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए। तो सर आप सबसे मेरा सवाल, व्हाट वर द एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल? सर एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल तो बड़े सिंपल थे कि हम एक एथिकल लीडर एक्सेप्ट करते हैं। हम एक एथिकल लीडर एक्सेप्ट करते हैं जो ह्यूमन इंगेजमेंट को मॉनिटर करे। एथिकल लीडर का क्या मतलब था? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। एथिकल रिक्वायरमेंट ह्यूमन इंगेजमेंट को मॉनिटर करे, एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड एंगेजमेंट। ह्यूमन इंगेजमेंट को मॉनिटर करे मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, इंगेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। ये सारे कहीं ना कहीं आपके एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल हो जाते हैं। इससे पहले जब हम इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, SQC1 का ऑब्जेक्टिव, तो मैंने कहा था सबसे पहले यू नीड टू कंप्लाई विद द PRL रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। अगर हम इन रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली द ऑडिट रिपोर्ट विल बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस। तो चेक कर लो वेदर द रिपोर्ट्स इशूड बाय द फर्म एंड पार्टनर्स इज एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस। सर इसके बाद आती है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने कहा अल्टीमेटली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी? तो सबने बोला था सर इंगेजमेंट पार्टनर। जैसे उसका बिहेवियर होगा वैसे ही इंगेजमेंट टीम बनेगी। उसके मैसेजेस, उसके एक्शंस, उसके मैसेजेस और उसके एक्शन से सामने वाले को पता चलना चाहिए कि द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी। सर ये क्वालिटी आएगी कैसे? मैंने कहा दो रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करके, बाहर वाली, अंदर वाली। बाहर वाली रिक्वायरमेंट्स को हम प्यार से बोलते थे PRL रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। अंदर वाली क्या थी? मैंने कहा फर्म के खुद के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए। जब हम दोनों से कंप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली द ऑडिट रिपोर्ट विल बी एप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंस। सर अगर ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट नहीं है तो इंगेजमेंट टीम के पास पूरी फ्रीडम होनी चाहिए टू रेज देयर कंसर्न्स विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्राइजल। एंड आखिरी में एक बार फिर से बोल दो, क्वालिटी इज एसेंशियल टू द ऑडिट। फिर सवाल आया था इंडिपेंडेंस का। सर इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रखो। सर किस चीज को लेके? कि आप अपनी जो भी फर्म के लोग हैं उनको इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंस बताओ। साथ ही साथ जो भी आपको लगता है थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है, उनके सर्कमस्टेंसेस को आइडेंटिफाई करो, इवेल्युएट करो। अगर आपको लगता है थ्रेट है तो या तो थ्रेट को रिमूव कर दो। अगर थ्रेट रिमूव नहीं हो सकता तो फिर आप एंगेजमेंट से विड्रॉ करोगे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सर अगर ब्रीच हो गई, अगर ब्रीच हो गई, ब्रीच का क्या मतलब था? आग लगी, आग लगी, आग लगी, आग लगी, आग लगी, आग लगी, तो सबसे पहले तो आप फर्म को प्रॉम्प्टली नोटिफाई करो। जो भी इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स है, जो भी बाकी लोग हैं, वो फर्म को प्रॉम्प्टली नोटिफाई करेंगे। फर्म फिर किसको नोटिफाई करेगी? इंगेजमेंट पार्टनर और किसी और रेलिवेंट पर्सनल को, जो भी उसको ठीक लगता है, टू टेक इमीडिएट एक्शन। जो भी इंगेजमेंट पार्टनर है, दूसरा बंदा है, वो इमीडिएटली एक्शन लेके वो भी फर्म को बताएंगे। तो सारी चीजें प्रॉम्प्टली होती जाएंगी। इंडिपेंडेंस के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो इंडिपेंडेंस की कंफर्मेशन है दो बार ली जाती है। एक तो एनुअली ली जाती है, दूसरा कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले चेक किया जाता है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं इंगेजमेंट टीम। साथ ही साथ जो इंगेजमेंट पार्टनर है लिस्टेड एंटिटीज के केस में, बताओ उसकी रोटेशन कितने टाइम में होनी चाहिए? जो भी इंगेजमेंट पार्टनर है लिस्टेड एंटिटीज का, उस इंगेजमेंट पार्टनर की रोटेशन के बारे में बताओ। देखो फर्म की रोटेशन जो होती है वो तो 10 साल बाद होती है, लाइक 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। बट इफ आई टॉक अबाउट द इंगेजमेंट पार्टनर, वो कितने टाइम में बदल जाएगा? कितने साल तक इंगेजमेंट पार्टनर उस इंगेजमेंट का साथ दे सकता है? वेरी गुड पायल, वेरी गुड आयुष, बाकी बच्चे भी बताएं कितने टाइम बाद इंगेजमेंट पार्टनर बदलेगा? सर 7 साल बाद। 7 साल बाद इंगेजमेंट पार्टनर बदल जाता है। फिर हमने डिस्कस किया एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड एंगेजमेंट। आप अपनी क्लाइंट रिलेशनशिप को कब एक्सेप्ट और कंटिन्यू करेंगे? मैंने कहा मैन विल बी मैन, मैन विल बी मैन। जब हमको स्टैकी पसंद आएगी तो हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सर स्टैकी का क्या मतलब था?
सेकी का मतलब था सबसे पहले तो बाबू सिग्निफिकेंट मैटर्स, सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट अरोज इन द प्रीवियस ईयर और करंट ईयर ऑडिट एंगेजमेंट। ई का मतलब है रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, क्या मेरी जो टीम है वो रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर पाएगी। सी का मतलब क्या था, CCTR, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज, टाइम एंड रिसोर्सेज एंड आई फॉर इंटीग्रिटी। अब ये इंटीग्रिटी किसकी, इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट एंड उनके बदमाश। क्लाइंट के बदमाश कौन है, उसके ओनर्स, की मैनेजमेंट और TCWG। तो मैंने कहा चलो इंटीग्रिटी चेक ही कर लेते हैं, चलो इंटीग्रिटी चेक ही कर लेते हैं। बताओ इंटीग्रिटी चेक करने के लिए किसने हमारी हेल्प करी थी, इंटीग्रिटी चेक करने के लिए किसने हमारी हेल्प की थी सर, इंटीग्रिटी चेक करने के लिए राहुल ने हमारी हेल्प की थी। ला रा रा री रा रा, हे रे रा री रा रा। राहुल और अंजलि की कहानी बड़ी है पुरानी सर, क्या था उस कहानी में, रेप्यूटेड राहुल प्रपोज्ड अंजलि, रेप्यूटेड राहुल प्रपोज्ड अंजलि, बट उसको उसकी नेचर के बारे में दो बातें पता चली, बड़ा ही एटीट्यूड वाला है, बड़ा ही अग्रेसिव है, कभी कभी मनी लॉन्ड्रिंग भी करता है, तो उसको बड़ा इनअप्रोप्रिएट लगा, उसने कहा टाटा बाय बाय, मैं तो अमन के साथ जाऊंगी। सर ये सारे पॉइंट्स क्या थे, रेप्यूटेशन ऑफ द क्लाइंट्स, ओनर्स, मैनेजमेंट एंड TCWG। प्रपोज्ड का क्या मतलब था, रीजन फॉर द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। सर नेचर का क्या मतलब था, नेचर ऑफ द क्लाइंट्स ऑपरेशंस। एटीट्यूड का क्या मतलब था, एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनल कंट्रोल। अग्रेसिव किस चीज को लेके है, टू कीप योर फीस एज लो एज पॉसिबल एंड इट विल हैम्पर योर क्वालिटी ऑफ द वर्क। क्लाइंट मे बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड द लास्ट पॉइंट इज inappropriate limitation on the scope of work, inappropriate limitation on the scope of work, तो भी फिर दिक्कत हो जाएगी। yes, राहुल इज अ चीटर। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आप कहीं ना कहीं देख के चल सकते हो टू अंडरस्टैंड द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर्स कंसर्निंग द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज। मैंने कहा इस टॉपिक को देख के घबराएंगे नहीं, इस टॉपिक के अंदर ही इसका आंसर छुपा है। कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी कैसे आती है, मैंने कहा नॉलेज और एक्सपीरियंस से। यस सर, तो सबसे पहले देखेंगे सामने वाले को नॉलेज है इंडस्ट्रीज की और प्रॉपर यू कैन से सब्जेक्ट मैटर की, साथ ही साथ उसका देखो एक्सपीरियंस। सर एक्सपीरियंस किसको लेके, रेगुलेटरी एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट प्लस हिज एबिलिटी टू गेन द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज। अगर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो ऐसे लोग आपके पास सफिशिएंट होने चाहिए, सफिशिएंट पर्सोनल विद द कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज। अगर सफिशिएंट लोग नहीं है तो गेट सम एक्सपर्ट, एंड जब सारा काम हो जाए तो आप इसका EQCR कराने के लिए आपके पास बंदा होना चाहिए। एंड सर टाइम का मतलब क्या था, टाइम का मतलब था यू शुड बी एबल टू कंप्लीट द ऑडिट विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन। जो आपकी रिपोर्टिंग डेडलाइन है उसी के अंदर अंदर आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर हमने डिस्कस करा था विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट। जल्दी से बताओ, ब्रेकअप करने से पहले क्या सामने वाले को आपको बताना पड़ेगा कि ब्रेकअप होने वाला है? मैंने कहा हाँ, गिव अ इंडिकेशन टू द मैनेजमेंट एंड TCWG about the action that you are proposing to take, about the action that you are proposing to take, and if you decide to withdraw, अगर आप डिसाइड कर रहे हो ब्रेकअप करने का तो उनको बताओ हम विड्रॉ करेंगे एंड द रीजंस फॉर विड्रॉल। सर ऐसे केस में तो ROC को भी बताना था। मैंने कहा हाँ, ये भी देख लेना क्या आपके ऊपर कोई लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है किसी रेगुलेटर को बताने की। सो ऑल्सो कंसिडर यू नीड टू इन्फॉर्म अबाउट द विड्रॉल एंड रीजंस ऑफ विड्रॉल टू एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी। एंड लास्ट में जो भी दिक्कतें आई, जो भी इश्यूज आए, उन इश्यूज पे जो आपने कंसल्टेशन ली, उस कंसल्टेशन पे जो कंक्लूजन निकाला, इनको आप डॉक्यूमेंट करके चलेंगे, इनको आप डॉक्यूमेंट करके चलेंगे। बस इतनी सी बात हमने की थी। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नवंबर 22 एग्जाम्स। नवंबर 22 एग्जाम्स में ये सवाल ICAI ने पूछा था। अब ह्यूमन रिसोर्स वाला जो पार्ट है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीजें हैं। कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। ठीक है सर, इसके रिगार्डिंग क्या इश्यूज थे वो हमने यहां पे बनाए थे। सबसे पहले तो बंदे की रिक्रूटमेंट होगी, मैंने कहा ठीक है। फिर इसकी परफॉर्मेंस इवेलुएट कर लो, क्या ये बंदा कॉम्पिटेंट है, क्या ये बंदा कैपेबल है। अगर कॉम्पिटेंट और कैपेबल है तो फिर इसकी प्रमोशन और कंपेंसेशन देके करियर डेवलपमेंट करा दो, सो दैट ही कैन फुलफिल हिज पर्सनल नीड्स, सो दैट इसकी जो नीड्स है वो फुलफिल हो सके। तो यही हमको, मेरे को लगता है, ह्यूमन रिसोर्स में ध्यान में रखने की जरूरत है। अब सर एक बात बताओ, हमने एक और टॉपिक किया था असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। ये थोड़ा सा ना एंटीक टॉपिक था। इस एंटीक टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था, ध्यान से समझना।
ये कहता है जब भी आप इंगेजमेंट टीम्स असाइन करोगे तो आपको ये देखना है कि आपको उनको कितना सुपरवाइज करना है। तो मैंने कहा ये देखो कि सामने वाला समझदार है कि नहीं। सर समझदार है कि नहीं यानी ही अंडरस्टैंड्स द एंगेजमेंट एंड ही हैज सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैंने कहा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो ठीक है, सामने वाले के पास बेसिक चीजें आनी चाहिए, PRL रिक्वायरमेंट, इसको जो है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, PRL रिक्वायरमेंट, साथ ही साथ टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए आईटी सिस्टम की। जैसे ही मैंने आईटी सिस्टम बोला हमारे दिमाग में आई इंडस्ट्री कि रिलायंस के आईटी सिस्टम अलग होंगे, जियो के आईटी सिस्टम अलग होंगे, एफएमसीजी कंपनीज के आईटी सिस्टम अलग अलग होंगे। तो इसके पास क्या होनी चाहिए, ही शुड हैव नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री ऑल्सो। गॉट इट सर। ये सारी नॉलेज इकट्ठी हो गई तो इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना आना चाहिए। एबिलिटी टू अप्लाई द प्रोफेशनल जजमेंट, एबिलिटी टू अप्लाई द प्रोफेशनल जजमेंट, ही शुड ऑल्सो हैव दिस एबिलिटी। Then we discussed about the engagement performance, one of our favorite topics। सबसे पहले रिव्यूअर क्या रिव्यू करेगा सर, बेसिक चीजें। बेसिक चीजें मतलब कंप्लायंस विद PRL रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। जो भी जूनियर है उससे सिग्निफिकेंट काम खुद नहीं होगा, तो सिग्निफिकेंट मैटर्स विल बी रेज्ड फॉर फर्दर कंसिडरेशन। सीनियर्स भी दूध का धुला नहीं है, तो सीनियर क्या करेगा, एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लेगा, उन कंसल्टेशन से जो भी कंक्लूजन है उसको डॉक्यूमेंट और इंप्लीमेंट करेगा। जैसी इंप्लीमेंट किया अ नीड टू रिवाइज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म। आपने वर्क परफॉर्म किया तो ऑडिट एविडेंस मिला होगा, तो सीनियर क्या देखेगा, वेदर द एविडेंस ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट और नॉट। एंड लास्ट में देखेगा अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज अचीव्ड, क्या आपका ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं। सुपरविजन बड़ा सिंपल था, सामने वाला आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करेगा। वो प्रोग्रेस ट्रैक करते वक्त ये भी देखेगा क्या आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कहा ठीक है, कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटीज है, आपके पास टाइम है, प्लस आपको अंडरस्टैंडिंग है जो भी वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। फिर आपने जो भी उसको सिग्निफिकेंट इश्यूज रेज किए थे वो उनको आपको सॉल्व करके देगा, जो उससे सॉल्व नहीं होगा उसके लिए वो कंसल्टेशन लेके चलेगा। तो ये 4 पॉइंट्स का फ्लो अपने को इसमें ध्यान रखना है। ही विल ट्रैक अवर प्रोग्रेस, वो देखेगा कि हम कॉम्पिटेंट है, केपेबल है, टाइम है, प्लस हम क्या चीजों को समझ पा रहे हैं। जो चीजें हमसे नहीं हो रही हम उसको रेज करेंगे तो वो उनको रिजॉल्व करेगा, जो उससे रिजॉल्व नहीं होंगे उस पर कंसल्टेशन लेगा या और एक्सपीरियंस टीम मेंबर से बात करेगा। कंसल्टेशन की अगर मैं बात करूं तो फ्री की नहीं होती, क्योंकि फ्री की नहीं होती तो आप इसको कौन से मैटर्स के लेंगे, जो भी डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स है उन्हीं के लिए कंसल्टेशन ली जाती है। सर डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर्स के लिए लेंगे, उनका नेचर एंड स्कोप बताएंगे कौन कौन से मैटर्स कंसिडर कर रहे हैं, और जो कंसल्टेशन में कंक्लूजन्स लिए, जो कंसल्टेशन में सीखा उसको डॉक्यूमेंट और इंप्लीमेंट करके चलना, उसको आपने डॉक्यूमेंट और इंप्लीमेंट करके चलना, बस इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी थी। अच्छा EQCR कौन सी एंटिटीज के केस में होता है बताना जरा, EQCR कौन सी एंटिटीज के केस में होता है, सारी एंटिटीज या पर्टिकुलर सेट ऑफ एंटिटीज, बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों। When do we do EQCR? Listed entities, yes, and this EQCR की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमने एंगेजमेंट पार्टनर के सिर पे डाल रखी है, हमने एंगेजमेंट पार्टनर के कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखी है। हमने बोला है EQCR कंप्लीट करा लेना बिफोर द साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। अब सर EQCR क्या देखता है, EQCR क्या बेसिक रिक्वायरमेंट देखेगा, PRL रिक्वायरमेंट, या फिर वो मोटी मोटी चीजें देखेगा। सर वो मोटी मोटी चीजें देखेगा, जो हमारा EQCR है वो मोटी मोटी चीजें देखेगा। सर मोटी मोटी का क्या मतलब था, मोटी मोटी का मतलब था सबसे पहले वो देखेगा इंडिपेंडेंस, सबसे पहले वो देखेगा इंडिपेंडेंस। अगर इंडिपेंडेंस नहीं है इट इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। अब सिग्निफिकेंट रिस्क हमको 2 डायरेक्शन देती है। पहले तो एक बात बताओ, तुमको कैसे पता सिग्निफिकेंट है, सर इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। मैंने कहा ठीक है, EQCR हमारी जजमेंट आगे देखेगा। रिस्क से क्या हो सकता है, सर रिस्क से कुड बी मिसस्टेटमेंट, तो जो भी अनकरेक्टेड करेक्टेड मिसस्टेटमेंट से EQCR आके उसको देखेगा। अब मिसस्टेटमेंट से घबराते क्यों, 2 लोगों के पास जाओ, मैंने कहा मैनेजमेंट, TCWG और कंसल्टेशन, तो फिर हमारे यहाँ पे सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, फिर हमारे यहाँ पे सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। मैंने कहा घबराने वाली कोई पॉइंट नहीं है, तुमने बड़े बड़े आंसर एकदम चकाचक तरीके से दिमाग में डाल लिए हैं। अब जो EQCR है वो एंगेजमेंट पार्टनर सेलेक्ट ना करे, साथ ही साथ जो EQCR है वो एंगेजमेंट टीम के साथ ऑडिट वर्क में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसकी प्रॉपर ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन होके चलनी चाहिए। क्या मैं EQCR को कंसल्ट कर सकता हूं ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, द आंसर इज यस, प्रोवाइडेड द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ EQCR इज नॉट अफेक्टेड। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। 15 मिनट्स में हमने कल की जो 3 घंटे की क्लास थी उसको रिवाइज कर लिया।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? 7:15 इज द टाइम बाय द क्लॉक